पश्चिम बंगाल के चुनाव में जीत के लिए जो चक्रव्यूह रचा जा रहा है उसे राजनीति के जानकार बहुत बारीक निगाहों से देख रहे हैं कि मकसद सिर्फ एक है, जीत। और इसके लिए सियासी मैदान पर जुबानी प्रहार से लेकर सीबीआई, पुलिस, ईडी सब एक एक करके सामने आने लगे हैं। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। आज की हमारी अड़ी में आप सबका स्वागत है। ममता बनर्जी का परिवार सीबीआई के राडार पर है। ममता कह चुकी हैं, बंदूक से खेलने वाली हूं, चूहों से नहीं डरती। वहीं बीजेपी कह रही है, जिन्होंने गलती की है वही खौफजदा हैं। तो क्या बंगाल में काले सफेद का भेद सीबीआई ही सामने लाएगी, या ये सब चुनावी स्टंट से ज्यादा कुछ नहीं? आज इसी मुद्दे पर होगी बातचीत। साथ ही आपको बताएंगे बीजेपी की जीत के लिए बिल्कुल नई रणनीति क्या है और क्यों एक बार फिर बंगाल के चुनाव में बांग्लादेश का नाम जोर शोर से लिया जा रहा है। हमारे साथ आज होंगे बेहद खास मेहमान, आपको उनसे भी मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबर के साथ शुरुआत। ममता बनर्जी के भतीजे के घर करीब 2 घंटे तक रही सीबीआई। अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा से सीबीआई ने पूछताछ की। पैसों के लेन देन को लेकर, अचानक बढ़ी संपत्ति को लेकर सवाल पूछे गए। सोर्सेस बता रहे हैं कि पूछताछ के दौरान अभिषेक बनर्जी भी साथ मौजूद थे। सीबीआई के सामने आने से पहले ममता की अभिषेक से मुलाकात भी हुई। इससे पहले कि आज सीबीआई का दस्ता वहां पहुंचता, ममता खुद पहुंची थी अभिषेक के घर, और जैसे ही ममता निकली सीबीआई के ऑफिसर्स वहां पहुंचे और उसके बाद बातचीत हुई और सवाल पूछे गए कि कैसे आपके अकाउंट में पैसा आया और कैसे आपकी संपत्ति अचानक इतनी बढ़ गई। आपको मालूम है कि यह मामला एक कोल फील्ड से, ईस्टर्न कोल फील्ड से कोयला चुराए जाने को लेकर है। सीबीआई इसकी जांच कर रही है और उसने हाल ही में रुजिरा से और उसकी बहन मेनका से पूछताछ की है। और आज की इस डिबेट में हमारे साथ जुड़ रहे हैं चरण सिंह सापरा, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। जूही विश्वास हमारे साथ जुड़ रहे हैं, काउंसलर हैं टीएमसी की। शुभ्रस्ता, राजनीतिक विश्लेषक, लेखक हमारे साथ आज की चर्चा में शामिल हो रही हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी भी होंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन सबसे पहले अभी जो मेहमान जुड़ चुके हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। और सबसे पहले जूही विश्वास से समझना चाहता हूं। जूही विश्वास, बगैर किए तो डर नहीं होता, और अगर कुछ किया नहीं गया है तो सीबीआई जाहिर है वो भी समझती कि हाई प्रोफाइल मामला है जिसमें हाथ डाला जा रहा है, तो बगैर किसी सुराग सबूत के वो भी नहीं पहुंचेगी। जूही विश्वास। जी देखिए, हम तो पहले ही बोले हैं, सीबीआई की कोई इंक्वायरी से हमें कोई इतराज नहीं है। आपको तो पता ही है, जो अभिषेक जी खुद ट्वीट करके बोले हैं ये बात। आप देखिए है कि उन्होंने बोले हैं कि हमको कानून व्यवस्था में पूरा भरोसा है, देश की जो कानून व्यवस्था है उसमें पूरा भरोसा है। ये अभी इलेक्शन के टाइम है, चुनाव है, हमको पता है बंगाल में ये सीबीआई, ईडी ये सब ओवर टाइम कर रहे हैं। इन लोगों को यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर ओवर टाइम करने के लिए मिल रहा है। तो ये बहुत साफ बात है, जितना चुनाव के टाइम जितने पास आते जाएगा उतना ही ज्यादा ही हलचल मचेगा। ये तो एकदम मामूली सी बात है। एक आदमी को, आम आदमी को भी आप पूछेंगे तो वो लोग यही बोलेगा अभी चुनाव है इसीलिए सीबीआई को इतना ज्यादा हम लोग देख रहे हैं बंगाल में। इससे पहले कहा थे सीबीआई, इससे पहले तो उनको, अगर ये कोल्ड केस हम तो अभी नहीं सामने आया है, तो 1 साल पहले का केस है। इतना दिन सीबीआई क्यों चुप बैठे थे? अभी चुनाव पास में है इसीलिए उनको आना पड़ रहा है, इसीलिए उनको छापा मारना पड़ रहा है, उनके घर पहुंचना पड़ रहा है। ये तो हम देखे ही है कि ये तो बंगाल पहली स्टेट नहीं है जहाँ पे बीजेपी के ऑपोजिशन में जो भी रूलिंग स्टेट है उसमें सारे स्टेट में ऐसा होता है कि इलेक्शन से पहले। अब पकड़ लीजिए हरियाणा की बात, अगर मैं बोलूं सीएम भूपिंदर सिंह हुड्डा के साथ क्या हुआ 2019 में आपको पता है, समाजवादी पार्टी, बहुजन पार्टी के साथ 2019 में क्या हुआ आपको पता है, आपको हमारे जो कांग्रेस के नहीं, ये बहुत लंबी लिस्ट है, और ये अगर मैं रिसर्च करके यहाँ पर करता तो ये मैं गिनाता, टाइम बहुत इसमें चला जाता। जो ही विश्वास, ये लोग जानते हैं कि इन सब लोगों ने जो विपक्ष में हैं कभी ना कभी ये कहा है, खुद भारतीय जनता पार्टी ने लगातार ये कहा है जब वो विपक्ष में रही है कि सीबीआई का दुरुपयोग किया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि जब कभी किसी मामले में निष्पक्ष जांच की बात आती है तब भी तो सीबीआई कहते हैं लोग। ये किस तरीके की रिडल, क्या पहेली है शुभ्रस्ता? उसी पर सबसे ज्यादा भरोसा भी, उसी को लेकर सबसे ज्यादा सवाल भी। जी दिनेश जी, ये जो डिबेट है, पहले तो मैं TV9 भारतवर्ष का शुक्रिया, आज पहली बार मैं आपके यहाँ डिबेट में आ रही हूँ। बहुत स्वागत है। दिनेश जी, एक चीज मैं बहुत स्पष्टता से कहना चाहती हूँ, ये सारी डिबेट पॉलिटिकल डिबेट है। मैं एक युवा नागरिक होने के नाते मैं ये एक्सपेक्ट जरूर करती थी कि जब वेस्ट बंगाल के चुनाव होंगे तो ममता बनर्जी के जो प्रवक्ता होंगे, ममता बनर्जी की जो टीम होगी और ममता बनर्जी खुद कभी भी जब
जनता के साथ मुखातिब हो, मीडिया के साथ मुखातिब हो या किसी भी इंटेलेक्चुअल ग्रुप के साथ मुखातिब हो, तो वो बंगाल के डेवलपमेंट पे बात करती। वो ये बात करती कि हमने इतने करोड़ लोगों को रोजगार दिया, इस तरीके से रोजगार दिया, एक नया मॉडल स्थापित किया देश में। वो मुद्दे जो स्टूडेंट्स से लेकर के एक्टिविस्ट से लेकर के सारे लोग उठा रहे हैं पिछले 5-6 सालों से, उन सभी का एक कंस्ट्रक्टिव रोड मैप ममता दीदी देने की स्थिति में थी, क्योंकि वो सत्ता में थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरा मामला पीछे छूट जाता है और ये तमाम रिपीटेड क्योंकि देखिए, आप पॉलिटिक्स को जानती हैं, इंडियन पॉलिटिक्स को। आप लेखिका हैं, बिहार से आपका ताल्लुक है, लेकिन आपने असम में पॉलिटिक्स को बहुत करीब से देखा है, इसलिए आप ये भी जानती होंगी कि हमेशा जो रूलिंग पार्टी होती है वो ये मान के चलती है कि कभी भी डेवलपमेंट के प्लैंक पर वो चुनाव लड़ेगी तो जीतने के चांसेस कम ही रहेंगे। डेवलपमेंट के प्लैंक पर अक्सर विपक्षी कि हमारा रोड मैप ये है करके वो चुनाव में जाते हैं। इसलिए तृणमूल कांग्रेस अगर ऐसा नहीं कर रही थी तो मुझको बहुत हैरानी नहीं है। लेकिन चरणजीत सापरा से एक बात मैं ये समझना चाहता हूं, सापरा साहब, क्यों वक्त रहते ऐसा नहीं कर दिया आप लोगों ने कि वाकई ऑटोनॉमस, सही मायनों में ऑटोनॉमस हो पाए सीबीआई, क्योंकि इसके लिए संस्तुतियां तो बहुत गई आप लोगों के पास। देखिए, सीबीआई को ऑटोनॉमस तो कहा जाता है, लेकिन जिस तरह से सीबीआई पिछले 7 वर्षों में, खाली सीबीआई नहीं, मैं कहूंगा कि ईडी, सीवीसी या सीबीडीटी, जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं, ये सभी भारतीय जनता पार्टी के अग्रिम संगठन बन करके काम कर रही है। हमने कई केस देखे हैं, चाहे वो चिदम्बरम जी का हो, अरविंद केजरीवाल का हो, या फिर हुड्डा जी का हो, या फिर मायावती, अखिलेश यादव, तमाम सारे केस, डीके शिव कुमार का हो या नारायण राणे, ये तमाम सारे केसेस हैं। समय समय पर हमने देखा है कि मात्र विपक्षी इनके रडार पर रहते हैं। सत्ताधारी पार्टी को तो एक क्लीन चिट देते हैं, येडियुरप्पा को क्लीन चिट दे दी, बेल्लारी के रेड्डी ब्रदर्स को क्लीन चिट दे दी, रमेश सिंह पोखरियाल को क्लीन चिट दे दी, व्यापम घोटाले वाले शिवराज सिंह चौहान, लुई बर्जर वाले हेमंता बिस्वा, तो तमाम सारे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं या जो विपक्ष से बीजेपी में जाते हैं, वो कमल डिटर्जेंट में धुल करके साफ हो जाते हैं और उसको धोने का काम ये सारी एजेंसियां करती हैं। ये तो दिख रहा है सापरा जी। लेकिन ये बात कही गई थी, विशेष टिप्पणी है जो आज तक लोग याद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तोते की तरह काम कर रही है। जब वेट कराया गया था पेपर्स को तो और उसमें मंत्रियों ने वेट किया था उसको, ये आरोप तो कांग्रेस के समय लगे थे ना, तो कांग्रेस को इस लूप होल को प्लग करना चाहिए था ना। जगन मोहन रेड्डी का नाम भी उस फहरिस्त में शुमार कर लीजिए जिसने, जहां पर सीबीआई ने छापा मारा है, तो आपको पता चल जाएगा कोई दूध का धुला नहीं है। देखिए आपने तोते की बात कही, मैं तो कह रहा हूं कि तोते से भी आगे बढ़ गया मामला। ये मोहरा बन गई है, ये चीयर लीडर बन गई है भारतीय जनता पार्टी की। मैं तो ये कह रहा हूं कि किस तरह से अपने मतलब तोते तक ठीक था, आप ये कह रहे हैं, और विपक्षियों को पकड़ते जा रहे हैं, विपक्षियों, और वो भी विपक्षियों का मात्र। सापरा जी, तोते तक ठीक था, आप ये कह रहे हैं। जब चुनाव आते हैं तब तक चरित्र हनन होता है। चलिए, सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधांशु जी, आपका इंतजार बेसब्री से हो रहा था क्योंकि यहां पर बात चल रही है सीबीआई की और दुरुपयोग के विपक्षी पार्टियों के नाम लेकर एक लंबी फहरिस्त गिना दी गई है। अभी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी सापरा साहब भी यही कह रहे हैं। सापरा साहब तब भी कह रहे हैं, जब पैरट वाली बात उनसे कही तो उन्होंने कहा कि अब तो चीयर लीडर तक बात पहुंच गई है। मतलब लगता यह है कि शायद पैरट तक, तोते तक बात ठीक थी। ये चल क्या रहा है? सीबीआई जिसको लेकर सब कहते हैं कि अगर कोई मामला हो और क्रेडिबल जांच करानी हो तो सीबीआई से, और वहीं सीबीआई अगर किसी पर हाथ डाले तो सीबीआई किसी के इशारे पर काम कर रही होती है। अब आप क्योंकि सत्तारूढ़ दल से ताल्लुक रखते हैं, जरा स्पष्ट कर दीजिए क्या है सीबीआई का मामला। देखिए, मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि सीबीआई जिस विषय के ऊपर जांच कर रही है, पहली बात, यह आरोप क्या इन पे पहली बार लगा है? अभी 2 साल पहले की तो बात है जब कोलकाता एयरपोर्ट के ऊपर भी इस प्रकार की बात आई थी और कस्टम के अधिकारियों को कलकत्ता पुलिस ने एक प्रकार से काम नहीं करने दिया था, आरोप तब भी लगा था। अच्छा, दूसरी बात, ये एक बाकायदा एक जांच चल रही थी जो 2020 में 21 नवंबर को सीबीआई ने उसकी जांच शुरू की, 28 नवंबर को एफआईआर चार्जशीट किया, फिर 31 दिसंबर को ये सब गवाहों के नाम में आए। इनामुल हक नाम का एक व्यक्ति है जिसने कि तृणमूल कांग्रेस के नेता विजय मिश्रा का नाम लिया, उसके बाद वहां से तार जुड़ते हुए आए। तो कोई ऐसा तो है नहीं कि अचानक सीबीआई उड़ी, जो आप कह रहे थे, क्योंकि आपने अपने जमाने में तोता बना रखा था, तो वो कोई पोपट तो था नहीं कि उसने जाके एक कोई पर्ची निकाल ली और फिर कहा देखो यही तुम्हारा भविष्य। ऐसा तो नहीं था। बाकायदा एक जांच हो रही है जिसमें स्टेप बाय स्टेप चीजें आगे बढ़ रही हैं। इनामुल हक से विनय मिश्रा तक, विनय मिश्रा से अभिषेक बनर्जी के परिवार तक बात पहुंची है। और दूसरी बात, हम एक और बात कहना चाहते हैं कि अगर आप ये बात कहें तो आप लोग आरोप तो हम पे लगाते हैं। आपके जमाने में तो कितनी, आपकी सरकार रहते हुए आपके लोगों के खिलाफ सीबीआई की जांच गठित हुई कोर्ट के निर्णय पे।
अब बताइए, लालू प्रसाद यादव जी आरोप लगाते थे हम लोगों पे और भूल जाते जब जनता दल की सरकार थी तब उनके खिलाफ केस शुरू हुआ था, खुद उनकी पार्टी की सरकार। तो यह बताइए कि आपकी पार्टी में भी आपके लोगों के खिलाफ सीबीआई लगी हुई थी। वास्तविकता यह है कि भ्रष्टाचार की स्थितियां आप ही के खिलाफ बनी है, चाहे आप सत्ता में रहे या प्रतिपक्ष में। और दूसरी बात, जो यह आरोप है यह क्या कहीं पर कोई ढकी छुपी चीज है? आप कोलकाता में जाइए तो जो आरोप कहे जा रहे हैं, ठीक है, तथ्यात्मक आधार पर तो आरोप बाद में सिद्ध होंगे, मगर व्यवहारिक और जनमत में तो सबको पता है कि कहां कटमनी, कहां कमीशन, कहां तोलाबाजी, किसके संरक्षण से कैसे इलीगल काम होते थे, कैसे व्यापार होते थे, किसका वरदस्त हो जाए तो सब कुछ हो जाता था। यह बात तो बंगाल की जनता में आज किसी से ढकी। यह महत्वपूर्ण बात है। मैं एक और बात कह देना चाहता हूं, ममता जी हैं, एक बात और कह दूं, ममता जी सफेद साड़ी पहनती हैं, चप्पल पहनती थी, हम लोगों के साथ थी उस जमाने में ही, छोटी सी एक मारुति कार में आती थी। कोई किसी ने क्यों नहीं उनके ऊपर उंगली उठाने की हिम्मत की? और आज ये स्थितियां बनी तो वही वाली स्थिति हो जाती है कि ये कुछ लोग जो भारत के राजनीतिक परिवारों के हैं, तो उनके कुछ लोग ऐसे हैं साहब, उसके बाद ना वो कोई नौकरी करते हैं ना कोई व्यवसाय करते हैं और अचानक करोड़ों के मालिक हो जाते हैं। तो भाई ये जादुई करिश्मा क्या है? ये करिश्मा क्या है जूही बता पाएंगे? जूही, ये करिश्मा क्या है? आपको ये भी परिवार में पिछले 3 पीढ़ियों से किसी ने ना कोई नौकरी की है ना व्यवसाय। सुधांशु जी जवाब ले लें। 3 पीढ़ियों से। इसके बाद जूही हमारे साथ जुड़ी हुई है तृणमूल कांग्रेस से, उनसे जवाब। ये 2017 का भी वाकया बता रहे हैं जब एयरपोर्ट पर सोने के साथ रुजिरा को कस्टम्स विभाग ने पकड़ा था। ये भी आपकी जानकारी में होगा। कमेटी ठीक की है, जो पीएम कमेटी है उन्होंने ठीक किया है। सीबीआई को डायरेक्टर को अभी जो काम कर रहे हैं प्रवीण सिन्हा जी, इनसे पहले जो थे ऋषि कुमार शुक्ला जी और अलग वर्मा जी को भी हटाया गया है। तो पहले बात तो ये सीबीआई जो केस अभी तक सीबीआई के पास पेंडिंग पर है और पेंडिंग क्यों पर है? जो आरोप था वो आरोप कितना तैयार हो पाए, उस केस का क्या अभी तक क्या रिजल्ट हमारे सामने आया है, पब्लिक के सामने क्या रिजल्ट आया है? सीबीआई एज अ यूनिवर्स अगर हम डिबेट करने लगेंगे जूही जी तो मामला बहुत बड़ा हो जाएगा। केस इन पॉइंट डिस्कस करते हैं। रुजिरा या मेनका से पूछताछ हवा में नहीं हो गई है। मेरे को बोलने का मौका दीजिए। हाँ, मैं पॉइंटेड डिबेट चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ हम ब्लैंकेट डिबेट ना करें। आप जब बात किए तो हमने नहीं बात की, आपको सुनना चाहिए मैडम। हाँ, आप बोलिएगा, लेकिन रुजिरा और मेनका के संदर्भ में बोलिए। नाटक के सामने आया है, इसका क्या हुआ है? 6 साल से 7 साल से जो लोग यहाँ पर जो केस में फंसे हुए हैं, आज जो बीजेपी पार्टी में चले गए तो दूध के धुले हो गए हैं, और बीजेपी के पास चले गए तो वॉशिंग मशीन भाजपा पाउडर से साफ हो गए हैं, और आज सब तृणमूल के जितने लोग हैं उनको सबको चोर दिखाई दे रहे हैं। तो उनके पार्टी में जितने चोर गए हैं उनके लिए क्या फैसला किया है उन्होंने? जो बीजेपी ज्वाइन किए हैं, जो बीजेपी की छत्रछाया में जो चला जाता है वो कैसे दूध का धुला हो जाता है? सुधांशु त्रिवेदी जी से इसका जवाब लेने के बाद में आगे चलूंगा। मुकुल रॉय के संदर्भ में भी ये कहा जाता था भाग मुकुल भाग, ये कल चर्चा चल चुकी है सुधांशु जी। टीएमसी नहीं उठाया था ये मुद्दा। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब भ्रष्टाचार के आरोप इनके नेताओं पे लगे थे तो उन्होंने कहा था कोई भ्रष्टाचार है ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं है, और जैसे वो नेता पार्टी छोड़ देता है वो भ्रष्टाचारी हो जाता। पहले आप ये मानिए, आप ये मानते हैं कि मुकुल राय ने आपकी सरकार में रहते हुए भ्रष्टाचार किया था, हां या ना? तो आपकी सरकार भ्रष्टाचारी है? बोलिए हां या ना। और नारदा स्कैम आप मानती हैं हुआ था? शारदा स्कैम हुआ था, मानते हैं? मतलब जब वो स्कैम हुआ हम नहीं मानते, सब कुछ झूठ है, वो व्यक्ति छोड़ के चला गया, भ्रष्टाचारी उसमें आ गया। तो भाई 2 में से एक तक तय कर लीजिए, उसके अनुसार हम आपसे बात करने को तैयार हैं। अभी जब सुधांशु जी बोल रहे थे जूही जी, तो आपने जो कुछ कहा वो पूरा ऑडियो म्यूट था। अब आप जो कहेंगे हमको सुनाई देगा, इसलिए बीच में बाकी मेहमानों से भी मैं कह रहा हूं जब जिसकी बारी हो वही बोलें, क्योंकि उन्हीं का फेडर उठा हुआ होता है, आवाज जाती है। जूही जी अब अपनी बात कहिए। सावित्री बन जाता है, आपके पार्टी में चले जाते हैं तो सावित्री बन जाते हैं, और तृणमूल में रहते हैं तो सब चोर और गुंडे और काटमानी हो जाते हैं। वो सवाल उन्होंने पूछा कि क्या वो उस समय भ्रष्टाचार किया था क्या उन्होंने, जब उन पर आरोप लगे थे? अगर किया था तो इस बात को आपने क्यों नहीं माना तब? और अगर भ्रष्टाचार किया ही नहीं था जैसा आप कह रही थी, तो उनके पार्टी छोड़ देने से वो दागी कैसे हो गए? बीजेपी उनको अपने दल में क्यों लिया है? पहले क्वेश्चन तो ये है कि बीजेपी अपने दल में मुकुल राय को क्यों शामिल किया हुआ है? जब उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप था, वो शारदा केस का अभी तक रिजल्ट सामने क्यों नहीं आया? 7 साल मैं जरा चरणजीत सापरा के पास अब इस बात को लेकर जाऊं, क्योंकि आपने ये कहा कि बीजेपी ने क्यों लिया। देखिए, बीजेपी नहीं ले इस तरीके का कोई संविधान में लिखा हुआ तथ्य नहीं है।
इसलिए बीजेपी उनको लेने के लिए स्वतंत्र है। वो सजा याफ्ता भी नहीं है, जेल के अंदर नहीं है। सवाल उन्होंने ये उठाया कि जब आरोप लगे थे तब उन्होंने भ्रष्टाचार किया था क्या? इसका जवाब आप देती तो बात बनती। चरण सिंह सापरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चरण सिंह सापरा, इस सब के बीच में मुद्दे खो ना जाएं, सीबीआई को टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है क्या सत्तारूढ़ दल की तरफ से? और ये आज की बात नहीं है, आरोप लगते रहे तब भी जब कांग्रेस थी कुर्सी के ऊपर। देखिए, जब आरोप पहले लगते थे तो उन केसेस में क्या निकला, मैं 2 केस का उदाहरण देना चाहूंगा। कोयला घोटाला और जो स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था, उसके अंदर निकला क्या? खोदा पहाड़ निकली चुईया। तो यही सारी चीज होती। 1,76,000 करोड़ के आरोप कांग्रेस के नेताओं पर बीजेपी ने लगाए थे, लेकिन आज की तारीख में देखिए क्या निकला है। उसी तरह से मैं आज बीजेपी से सवाल पूछना चाहूंगा कि जॉइंट डायरेक्टर सीबीआई के जो राजीव सिंह थे या फिर जॉइंट डायरेक्टर नीना सिंह थी, उनका तबादला क्यों अचानक किया गया? या फिर जो डीआईजी अनिल चरण सिंह सापरा साहब, एक बात मेरा कौतूहल है, उसका जवाब दे दीजिए। बाकी आपके सवालों को लेकर तो मैं जाऊंगा सुधांशु जी के पास। आपने सबसे लंबे समय तक रूल किया है, आपने क्यों नहीं इंश्योर किया कि सारे लूप होल्स प्लग कर दिए जाएं? नहीं, हम लूप होल्स प्लग करते थे, लेकिन ये इस बात का जवाब दे कि गोपाल कृष्ण राव और अनीश प्रसाद इन सबको क्यों ट्रांसफर किया गया? जो नीरव मोदी केस की तहकीकात कर रहे थे, जो रियान स्कूल के मर्डर केस की तहकीकात कर रहे थे, जो शिमला रेप केस की तहकीकात कर रहे थे, इनके रातों रात तबादले क्यों हो गए? तो आपने लूप होल प्लग किया होता तो ये नहीं होता ना। पर्सनल डिपार्टमेंट अगर ट्रांसफर पोस्टिंग करेगा सीबीआई के अंदर तो फिर ये आरोप लगेंगे। सुधांशु जी, लेकिन जवाब दे दीजिए, नीरव मोदी वाला सवाल पूछा गया आपसे। अच्छा, अब अगर हम ये पूछें तो नीरव मोदी ने सारे घोटाले किस जमाने में किए थे? ये बताइए। अगर हम ऐसे पूछे तो विजय माल्या के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से चिट्ठी गई थी, ये डिफॉल्टर हैं, फिर भी एसबीआई को गई थी कि इनको दे दीजिए, और उसके लिए बाकायदा धन्यवाद ज्ञापित करते हुए पत्र लिखा है विजय माल्या ने। तो इसलिए वो विषयांतर हो जाएगा। आज हम लोग बंगाल के ऊपर रहें तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूं, देखिए, जो सीबीआई पर अगर बड़े तौर पर बात होने लगेगी तो विषयांतर हो जाएगा। मैं आपकी इजाजत से सुधांशु जी, ये अहम खबर, ये अहम पहलू बताने के बाद आप लोगों के पास आता हूं। सापरा साहब, आपकी उठी हुई उंगली मैंने देख ली है, लेकिन इस मामले में विलेन का फैसला वाकई नहीं हो पाएगा कौन है। अगर सीबीआई स्वायत्त नहीं है तो विलेन कौन है फैसला नहीं हो पाएगा। हमने सुन लिया अभी तक की डिबेट, लेकिन अभी सीबीआई की कार्रवाई पर बीजेपी टीएमसी में तकरार हो रही है। टीएमसी ने कहा है कि सीबीआई ईडी बीजेपी के सहयोगी हैं। बीजेपी का पलटवार है, गलत काम करने वाले डरते हैं। सीबीआई ने जांच काफी पहले शुरू कर दी थी, दिलीप घोष का कहना है। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जांच तो बहुत दिनों पहले से हो रही है, और ये बात सही है कि इस मामले में जो एफआईआर है वो नवंबर की है। और अगर अब जुड़ते जुड़ते तार किसी नेता से या नेता के घर से जुड़ रहे हैं तो उसमें उस पार्टी को क्या समस्या होनी चाहिए? बहरहाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुगली में कल जब सभा की तो उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए और कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने यहां के लोगों के साथ सत्ता पक्ष को जैसा करना चाहिए वैसा कतई नहीं किया, विकास अवरुद्ध किया है, यहां के लोगों के हक से उनको वंचित रखा है। उसका जवाब दिया गया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, और आज उसके जवाब में आईटी सेल की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के अमित मालविया ने ट्वीट किए हैं, जिसमें यह कहा है कि हम उस भ्रम को तोड़ेंगे जो डेरेक ओब्रायन ने फैलाने की कोशिश की। सबसे पहले देखिए क्या कहा गया था प्रधानमंत्री की तरफ से। मोदी के सवाल पर दीदी के जवाब, दुर्गा पूजा के लिए रोका गया तो दीदी के जवाब में कहा गया कि पूजा कमेटी को 50,000 रुपए दिए गए, ऑर्गेनाइजर्स को बिजली बिल पर 50% की छूट दी गई, उनसे पंचायत ने किसी तरह का टैक्स नहीं लिया। दुर्गा पूजा से पहले किसानों को 2,000 रुपए एडवांस दिए गए पेंशन के तौर पर, ताकि वो पूजा के मौसम में उसका इस्तेमाल कर सकें, और 10 साल में बहरहाल ये विकास की तरफ हम चल गए। वहां मैं आपको यह भी बता दूं कि इस समय जब इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने दिया है तो उन्होंने ये कहा है कि यह भी बताया जाए कि नैहाटी में, कंगला पहाड़ी में जो दुर्गा पूजा 4 साल से नहीं हो पा रही है उसके लिए जिम्मेदार कौन है। 2017 में जब दुर्गा प्रतिमा विसर्जन से रोका गया क्योंकि वहां से एक प्रोसेशन को गुजरना था और अपीजमेंट के चलते उसको रोक दिया गया तो कोर्ट को दखल देना पड़ा। बहरहाल अब आप आगे देखिए, मोदी का सवाल था कि दीदी ने विकास का रास्ता रोका है, तो इधर दीदी का जवाब डेरेक ओब्रायन ने उनकी तरफ से प्रेस रिलीज में दिया है कि 10 साल में आमदनी हमने दोगुनी कर दी है, आमदनी प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई है। दीदी के जवाब, जीडीपी 53% तक बढ़ गई है, जीडीपी को 53% कर दिया गया पिछले 10 सालों में। बंगाल का बजट 3 गुना बढ़ गया है पहले के मुकाबले। अब मैं यहां पर जरा इसको रोकिए, यह भी बता दूं कि आईटी सेल ने भारतीय जनता पार्टी के इसका जवाब दिया और यह कहा कि 22वें पायदान पर आता है प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से बंगाल का आदमी बाकी जगहों के मुकाबले, और बंगाल में बच्चा पैदा होता है तो 50,000 का कर्ज उसके सिर पर होता है। अब आगे देखिए सवाल क्या उठाया गया।
किसान सम्मान निधि नहीं मिलने दी गई वहां पर किसानों को। यहां पर दीदी ने कहा राज्य सरकार 6,000 रुपए प्रति एकड़ देती है और इसके मुकाबले केंद्र सरकार तो 1,214 रुपए प्रति एकड़ देती है, ये तो बहुत कम है। यह भी कहा गया कि बंगाल ने 2.5 लाख किसानों के नाम भेजे थे, लेकिन केंद्र ने किसी के अकाउंट में 1 पैसा जमा नहीं कराया है। और यहां तो 10 साल में हमने किसान की आमदनी 3 गुनी कर दी है, और भारतीय जनता पार्टी जो दावा करती है कि 2022 तक हम इसको डबल कर देंगे, छोड़िए 2028 तक भी वो डबल नहीं कर सकते। लेकिन इस मामले में जब भारतीय जनता पार्टी ने इसका वापस जवाब दिया है तो ये कहा है कि किसानों के लिए पैसे अगर वहां जमा कराए जा रहे थे किसी योजना के तहत, तो किसान सम्मान निधि का रास्ता क्यों रोका गया? नाम मांगे गए थे, वक्त पर दिए क्यों नहीं गए? और वहां पर अपनी शर्तें क्यों ये लागू कराने की कोशिश की गई कि पहले हमारे अकाउंट में पैसा जमा कराइए, उसके बाद हम इसको डिस्बर्स करेंगे? ये तमाम मुद्दे हैं, ये सवाल उठाए गए, जवाब इधर से ये दिए गए। ये भी कहा गया कि जल मिशन के तहत 17,000 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए गए। जब प्रधानमंत्री ने कहा तो यहां से कहा गया कि हमने तो करीब 43,000 करोड़ रुपए से 2 करोड़ घरों में नल का पानी पहुंचे व्यवस्था कराई गई है। आप क्या 17,000 करोड़ की बात करते हैं? बहरहाल इस सब के बीच में सच्चाई क्या है? और क्या अगर राज्य सरकार कोई योजना चला रही है किसी वर्ग विशेष के लिए और केंद्र सरकार भी अपनी तरफ से कोई योजना लेकर आती है, मसलन स्वास्थ्य साथी की बात कर लीजिए या आयुष्मान भारत की बात कर लीजिए, तो क्या स्वास्थ्य साथी को रास्ता रोकना ही होगा आयुष्मान भारत का, या दोनों मिलकर वहां के लोगों की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं? आइए जरा इस सवाल पर चलते हैं, और इससे पहले कि सुधांशु जी के पास में जाऊं, जूही जी से इस बात का जवाब चाहता हूं। जूही जी, अब तो जवाब डायरेक्ट साहब का जवाब भी मिल गया है। अब ये इस सब के बीच में अगर सत्तारूढ़ पार्टी को जवाब के साथ आना पड़ रहा है, तो क्या आप लोगों को यह भरोसा नहीं है कि आपके वोटर को यह पता होगा ये सच, अगर आपने वाकई उनके साथ ये सब किया है तो? जी एकदम पता है, वोटर को सब पता है। वो तो रिजल्ट के टाइम ही आपको सबको देखने के लिए मिलेगा। स्वास्थ्य साथी जो कार्ड दीदी ने बनाई है मेडिकल इंश्योरेंस के 5 लाख रुपया, वो किसी को जाति धर्म कोई भेदभाव नहीं है, वो APL BPL नहीं दिखाया गया है उसमें। सभी लोगों को स्वास्थ्य साथी का कार्ड मिला है, फैसिलिटी सबको मिल रहा है। और आयुष्मान भारत में क्या है, सिर्फ BPL लोगों को मिलने। आपने महत्वपूर्ण बात कही है, इसको जरा शुभ्रस्ता, और मैं उम्मीद ये करूंगा कि आप इसका जवाब जब देंगी तो वाकई एकदम एपॉलिटिकल आपका जवाब रहेगा। मैं ये समझना चाहता हूं कि अगर मैं किसी जगह का वोटर हूं और वाकई मेरे लिए वहां की पॉलिटिकल पार्टी ने कुछ किया है जो सत्तारूढ़ है, तो क्या उस पॉलिटिकल पार्टी को आकर मुझको बताना पड़ेगा, देखो मैंने तुम्हारे लिए ये किया है? मुझको एहसास नहीं होगा, पता नहीं होगा? सरकार में जो IPRD डिपार्टमेंट होती है दिनेश जी, उसका मूल काम यही होता है कि वो जाए जनता के बीच में सरकार की पॉलिसीज को कम्युनिकेट करे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज कम्युनिकेट हो रही हैं या ममता बनर्जी की पॉलिसीज कम्युनिकेट हो रही हैं, ये तो हम वक्त बताएगा हमें। लेकिन एक बात ये निश्चित रूप से है दिनेश जी, जो मैं बहुत बहुत तटस्थता से कहना चाहती हूँ कि हमारे देश में और भिन्न भिन्न प्रदेशों में चुनाव के पहले पॉलिसी पे चर्चा कम होती है, और ये बहुत दुर्भाग्य है इस देश का, क्योंकि बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सर्वस्पर्शी कई योजनाओं को लेकर के ना केवल उसकी पहल की है, उसका क्रियान्वयन हो रहा है। जैसे आप उज्ज्वला स्कीम को ले लीजिए, उजाला स्कीम को ले लीजिए, कितने घर रोशन हुए इससे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हर चुनाव के पहले, खास करके जहां पे विपक्ष पक्ष में रह करके चुनाव लड़ रहा होता है, वहां पे कहीं ना कहीं हिंसा और कहीं ना कहीं विचारधारात्मक लड़ाई सबसे पहले चली आती है। पॉलिसी इश्यूज कहीं एक तरफ चले जाते हैं। अब सवाल यह है कि ऐसे में एक पॉइंट और रेज किया गया है और कहा गया है कि IT हब है वेस्ट बंगाल, और आने वाले दिनों में इसको सिलिकॉन वैली में तब्दील कर दिया जाएगा। सुधांशु त्रिवेदी जी के पास चलते हैं। मतलब आप लोग यहां से जो टीम जाती है भारतीय जनता पार्टी की, वो निराधार आरोप लगाती है ममता बनर्जी की सरकार के ऊपर। सुधांशु जी, देखिए क्या आधार क्या हकीकत। अमित शाह जी ने बोला था कि 1947 में भारत की 30% इंडस्ट्री कोलकाता में थी। हम लोगों ने बचपन में किताबों में पढ़ा था, देश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कोलकाता आज मुंबई, चेन्नई और दिल्ली तो छोड़िए, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद, गुरुग्राम सबसे पीछे हो गया। इसमें कोई किंतु परंतु है क्या? आप IT हब की बात करते हैं। अरे भाई, बैरक ओबामा ने अपनी प्रचार में 2008 में बोला, वी हैव टू मेक अवर चिल्ड्रन वर्क हार्ड बिकॉज वी हैव टू कंपीट विद बीजिंग एंड बेंगलोर। किस जमाने से बेंगलोर में बना हुआ है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो यथार्थ है उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। बंगाल ऐसा प्रांत था जहां पर कि एक से एक इंटेलेक्चुअल लोग होते थे। जिस माध्यम से हम और आप बात कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रिसिटी की खोज का श्रेय कायदे से जगदीश चंद्र बसु को मिलना चाहिए था। अफसोस हम उस समय पराधीन थे तो एडिसन को मिल गया।
21वीं सदी की सबसे बड़ी अगर खोज है जो 2012 में हुई, गॉड पार्टिकल, जिसका कि साइंटिफिक नाम है हिग्स बोसॉन, उसमें बोसॉन नाम सत्येंद्र नाथ बोस पे। आज बताइए इस प्रकार के कितने ऐसे इंटेलेक्चुअल इंस्टीट्यूशन हैं। आज तो यहां पर हत्या की राजनीति, राजनीतिक विरोधियों की हिंसा की राजनीति पहले लेफ्ट ने और फिर उसके बाद पिछले 10 सालों में इन्होंने किया। तो आज ईमानदारी से हिंदी सिनेमा में बंगालियों का कितना बड़ा योगदान है। आज क्या कला संस्कृति है पूरे विश्व, क्योंकि उस व्यवस्था को, उस प्रतिभा को उभरने के मौके समाप्त हो गए। अब ये मैंने ऐसे उदाहरण दिए जिसके लिए आंकड़ों की जरूरत नहीं है, जो सबको सामने सामने दिखाई पड़ रहे हैं कि किस स्थिति में बंगाल था और कौन कहां पहुंच गया। और सबसे ज्यादा मुझे दुख जानते क्या होता है दिनेश जी, जब यह कहा जाता है कि बंगाली अस्मिता की बात, दुर्भाग्य की बात है, जिस प्रांत से वंदे मातरम और जन गण मन दोनों निकला, जहां से उन्होंने यह कहा कि संपूर्ण भारत माता, जहां रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि हिमालय मेरा मुकुट है, विंध्याचल मेरी मणि मेखला है, पूर्व और पश्चिम घाट मेरे पैर हैं और मैं भारत हूं, वहां पे कहा जाता है कि क्षेत्रीयता की बात। तो मैं ये कह रहा हूं, बंगाल की संस्कृति हो, बंगाल की प्रतिभा हो, बंगाल की बौद्धिकता हो, बंगाल का औद्योगिक विकास हो, सब कुछ नीचे गया है इन 74 सालों में। एक दिन भी भाजपा की सरकार नहीं रही, हम उसको पुनः स्थापित करेंगे और यही हमारे संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी, जो इसी बंगाल के सपूत थे। चलिए, इससे क्या जूही जी सहमत हैं? और सापरा साहब, उनका क्या इसमें, कम से कम इस मामले में वो भारतीय जनता पार्टी से सहमत हैं क्या, वो समझेंगे। लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। शारदा स्कैम पर कल होगी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई। कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर पर सुनवाई होगी। सीबीआई ने राजीव कुमार की हिरासत की मांग की है। कल सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई होने वाली है। जूही जी, कहीं से भी कम से कम संकेत तो अभी ठीक नहीं मिल रहे हैं, लेकिन ये जरा समझा दीजिए कि ये जो बात कही गई, इसमें आपको सच्चाई लगती है? पॉलिटिकल डिफरेंसेस को एक तरफ रखिएगा कि बंगाल वो बंगाल नहीं जिसके लिए वो जाना जाता रहा है। जी नहीं, उन्होंने बंगाल की जो छवि दिखाई है वो बीजेपी के दृष्टिकोण से वो बोल रहे हैं, लेकिन हम उनको बोलना चाहेंगे बंगाल आज भी हर कदम बंगाल के सारे जो लोग हैं आज भी और सामने ही है। बंगाल में अगर आप महिला सुरक्षा की बात कीजिए तो अब भी देश के जो मतलब सेकेंड सिटी है अभी बंगाल, मतलब हमारे कोलकाता, तो बंगाल 3 नंबर स्टेट है लॉ एंड ऑर्डर की सबसे। ये हमने नहीं बोला, ये नेशनल जो क्राइम ब्यूरो है उनके रिपोर्ट है, ये आंकड़े हमने नहीं तैयार किए हैं। आज भी अगर आप देखेंगे तो बंगाल में लड़कियों को पढ़ने के लिए इतना फैसिलिटी, कन्याश्री से लेके लड़कियों की शादी के लिए रूपश्री से लेके हर एक प्रकल्प, हर एक विकास के लिए दीदी ने जो कुछ करना था उन्होंने सब किया है इस 10 साल में। और बंगाल आज भी पहले मतलब स्टेट में से है देश के, क्योंकि इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इंडस्ट्री मतलब ये नहीं कि लोगों को सिर्फ नौकरी देना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी उसमें आते हैं। जो लोग जो अपने बदबूते में कुछ करना चाहते हैं, ऐसे लोगों की संख्या बंगाल में बहुत है। और इंडस्ट्री का जो आप रेवेन्यू भी देख रहे हैं तो ये जो आपने बात कही, इससे एक क्यों मुझको मिलता है, एक महत्वपूर्ण सवाल है और वो सुधांशु जी से पूछ लिया जाना चाहिए। उसके फौरन बाद सापरा साहब आपके पास आ रहा हूं कि क्या अपनी सुविधा के हिसाब से जहां काला दिखाई दे रहा है वही देखा जा रहा है क्या? जहां उजला है, जहां अच्छा काम हुआ है उसका जिक्र नहीं हो रहा है? सुधांशु जी देखिए, एक तो जूही जी को मैं धन्यवाद दूंगा, उन्होंने कहा कि सिर्फ नौकरी नहीं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी होता है। तो जब आप सापरा जी से पूछेगा तो वो जिस प्रकार की मुद्रा योजना से लेके अन्य योजनाओं का उपहास उड़ाते थे उसका उत्तर उन्हें मिल जाना चाहिए। अब मैं इसके ऊपर आता हूं। हमने तो काला और सफेद नहीं कहा। आप बताइए पिछले 30-40 सालों में जिस प्रकार के सत्यजीत रे और ऋषिकेश मुखर्जी जैसे लोग होते थे, कितने लोग इस समय बंगाल से निकल के आए। मैंने जिन वैज्ञानिकों की बात कही, इस प्रकार के कितने वैज्ञानिकों को, ऐसा नहीं कि बंगाल में क्षमता नहीं है, बंगाल के लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिला। 10 साल इनकी सरकार सत्ता में रही, 4 इंडस्ट्री बताएं जो वहां पर आके यूनिट लगी हो बड़ी। ये बताइए, आज भारत से कोई निवेश करता है तो जो भी कंपनी अपना हेडक्वार्टर खोलती है, कहां खोलना पसंद करती है? मुंबई में, दिल्ली में, बेंगलुरु में या फिर हैदराबाद में। अब बताइए, अमेजन हैदराबाद में खोला, माइक्रोसॉफ्ट बेंगलुरु में खोला। अगर यह सत्य है तो दिखाई पड़े ना सामने। हमने काला सफेद कुछ नहीं कहा। हकीकत में आपने सफेद तो बहुत थोड़ा छोड़ा है, और जो सफेद है वो बंगाल की नैसर्गिक प्रतिभा के कारण है, बाकी सब तो आपने काला ही करके छोड़ दिया। काला सफेद कुछ नहीं है, जो है वो सच है और जो सच है वो दिखेगा। सापरा साहब, सच क्या है बंगाल का? वैसे आपका नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा वामपंथियों ने और अब ममता दीदी ने हाल ये करके रख दिया है, आपको एक तरीके से छोड़ा गया है इसमें।
नहीं, देखिए सवाल ये है कि जो सत्ता में है उनको निश्चित रूप से सवाल पूछे जाएंगे। क्या बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी से महंगाई के कोई सवाल नहीं पूछेगी? क्या वो ये नहीं पूछेंगे कि जीवन आवश्यक वस्तुएं आज महंगी क्यों हो गई हैं? क्या वो ये नहीं पूछेंगे कि पेट्रोल के दाम जो है वो शतक को क्यों छू रहे हैं? आज डीजल और पेट्रोल जिस तरह से महंगा हुआ है तो महंगाई तो बंगाल में भी बढ़ी है ना, तो इसके ऊपर प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर बेरोजगारी पूरे देश में बढ़ी है, आज बेरोजगारी दर अगर 8.1 जो 45 वर्षों में नहीं थी वो आज इतनी ज्यादा बेरोजगारी दर हुई है, तो वो बेरोजगारी दर केंद्र सरकार का भी तो योगदान बंगाल में है। तो निश्चित रूप से ये सवाल बंगाल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाली बात मानेंगे कि नहीं? महंगाई के सवाल चरण सिंह सापरा, और ये सवाल जनता पूछेगी भारतीय जनता पार्टी से भी। बेरोजगारी बढ़ी है, ये तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के आंकड़ों को देखकर बता रहे हैं ना आप। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ भी आपकी निगाहें हैं कि नहीं है? मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के आंकड़े भी देखे जाएंगे। मैं वही तो कह रहा हूं कि ये दो मुद्दे बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर क्यों नहीं प्रचार कर रही है? क्यों वो मात्र ध्रुवीकरण के ऊपर बंगाल में जा रहे हैं? क्यों वो मात्र भ्रष्टाचार के मुद्दे को नैरेटिव बनाना चाह रहे हैं? क्यों नहीं? सुधांशु जी, ये सवाल प्रेस रिलीज में डेरेक ओब्रायन ने भी पूछे हैं। उन्होंने कहा कि आप आलू तक को तो एसेंशियल कमोडिटी से हटा देते हैं और उसके बाद कहते हैं आलू उद्योग की हालत खराब है, आलू की फसल पैदा करने वाले किसानों की हालत खराब है वहां, कि वो पेट्रोल में एक्साइज अपना कम नहीं करते हैं, उसमें सेस बढ़ाते जाते हैं ताकि आपको राज्यों के साथ टैक्स ना बांटना पड़े, और आप कहते हैं हम फेडरल स्ट्रक्चर के हिमायती। देखिए, एक तो हम यथार्थ बता दें, आपसे अगर पूछें कि कौन से ऐसे उत्पाद हैं जो जीएसटी में नहीं है, पेट्रोल डीजल उसमें से एक है। पेट्रोल डीजल और आबकारी यानी शराब, ये दो ऐसी चीजें थी जो राज्यों ने नहीं आने दी जीएसटी में, क्योंकि ये दो राज्यों के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है। और आज भी जो पेट्रोल डीजल पे जाता है पैसा, मोटे मोटे तौर पे मान लीजिए कि 100 रुपया अगर जा रहा है तो 1/3 उसकी कॉस्ट है, 1/3 के लगभग केंद्र सरकार का है, और राज्यों का 20% से लेकर 40% तक है, चाहे हमारे राज्य हो चाहे इनको, यानी मोटा मोटा 1/3 राज्यों के पास है। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, जो ये 1/3 राज्यों के केंद्र सरकार के पास है ना, ये भी 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार इसमें से 42% वापस राज्यों को चला जाता है भिन्न भिन्न मदों में। यानी ये जो हमारे पास 30 रुपया दिखाई पड़ रहा है, इसमें से 12 फिर चला जाता है। तो प्रैक्टिकली राज्यों के हिस्से में आया 42-43 और हमारे हिस्से में आया 18। और वो अलग विषय है कि हमने ऑयल बॉन्ड्स चुकाने हैं 2026 में 1,40,000 करोड़ का। ये बात निकलेगी तो बड़ी दूर तक चली जाएगी सुधांशु जी, ये महंगाई की तरफ चली जाएगी। और अभी मैं इस मुद्दे पर रहना चाहता हूं जिस पर हमने शुरू किया है, माफी के साथ आपको रोकूंगा। और सापरा साहब, आपका इशारा मैं देख रहा हूं, हुगली में मोदी की रैली वाली जगह गंगा जल छिड़का, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने गंगा जल का छिड़काव किया वहां। टीएमसी का आरोप है कि मोदी ने मंच से झूठ बोला है, गंगा जल छिड़क कर मैदान को शुद्ध किया। तृणमूल कांग्रेस ने कहा ममता भी इसी मैदान पर रैली करने वाली हैं। सुधांशु जी, गंगा जल छिड़का गया वहां? अच्छा, मैं इसका उत्तर दे दूं प्लीज। हाँ जी, देखिए, जो लोग गंगा जल की बात कर रहे हैं, गंगा, गीता, गौ, ये सब तो भारत की संस्कृति के सबसे उच्चतम श्रेष्ठतम मान बिंदु हैं। कितनी आस्था है इनके अंदर, जो गंगा जल के छिड़काव की बात कर रहे हैं। ये वो पार्टी ना जिसके कि नेता फरहाद हाकिम ने कहा था अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी दिखा के ये पाकिस्तान है, वहां का नहीं गंगा जल छिड़के जाके भाई। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, यदि इनको भारतीय संस्कृति के मूल्यों के प्रति इतनी आस्था है तो गंगा के लिए नमामि गंगे योजना हम ही ने चलाई थी। और मैं एक बात कह दूं, सिर्फ ये कहते ना कि बंगाल की संस्कृति दुर्गा मां के साथ है, तो जब वंदे मातरम गाया जाता था तो उसका जो हिस्सा जिसको लेकर आपत्ति की गई, उसमें क्या कहा था उन्होंने भारत माता को, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, तुम ही दुर्गा 10 प्रहर धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी। उन्होंने भारत माता को दुर्गा जी से तुलना की थी और सरस्वती जी से तुलना की थी, और वो हटा दिया गया। और अब तो जो बचा खुचा आधा वंदे मातरम है वो भी न बोलने वालों के साथ खड़े हैं और कहते हैं कि हम बंगाल की संस्कृति के रक्षक हैं। गंगा जल भी सियासत में ले आया गया सापरा साहब। देखिए सियासत के हर पहलू को इस चुनाव में देखा जाएगा, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखा जाए या फिर टीएमसी की तरफ से देखा जाए, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इसीलिए सवाल जो है बंगाल की जनता दोनों से पूछेगी, राज्य सरकार से भी पूछेगी और केंद्र सरकार से भी पूछेगी, नौजवान भी पूछेगा, किसान भी पूछेगा, बेरोजगार भी पूछेगा
और बुजुर्ग भी पूछेगा कि आपने हमारे लिए किया क्या है। तो इन ठीक है। सवालों का उत्तर इनको देना पड़ेगा। ये मात्र ठीक है नौटंकी सुधांशु जी, मैं करना आता हूँ, इशारा देख रहा हूँ या ये आपका, ध्रुवीकरण लेकिन की जूही बातें जूही कुछ करते जोड़ना हैं। चाह रही है इस पर। जूही जल्दी से, तो उसके फौरन बाद सुभ्रस्ता मैं आपके पास आ रहा हूँ। जूही कुछ कहना चाह रही है, जी, प्लीज। मैं बीजेपी को ये बोलना चाहूंगी, ये बंगाल की संस्कृति के बारे में इतने बड़े बड़े बात बोल रहे हैं। इनको पहले मालूम होना चाहिए कि गंगा को हम लोग बंगाल में पूजा करते हैं। जो इनके यहाँ पर जो प्रदेश के अध्यक्ष है, ये माँ दुर्गा को हमेशा अपमान किए। अभी भी कुछ दिन पहले भी इनके एक चैनल पे बैठ के बोल रहे हैं कौन माँ दुर्गा है। माँ दुर्गा को तो जानते ही नहीं है। उनका चौथा पुरुष कौन है? राम के चौथा पुरुष के बारे में पता है, माँ दुर्गा का चौथा पुरुष के बारे में चलिए, पता नहीं है वोटर उनको। देख रहा होगा, ये फैसला कर लेगा कौन किसका अपमान कर रहा है। और गंगा जी तो पूरे हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व में श्रद्धा का विषय है, तो उसको लेकर सिर्फ बंगाल नहीं, पूरी सब जगह पूरे भारतवर्ष में गंगा माँ, गंगा जल सबसे ऊपर है। लेकिन सुभ्रस्ता जी, सियासत में जो आप कह रही थी कि पॉलिसी मैटर्स डिस्कस नहीं होते, पॉलिसीज पर चर्चा नहीं होती, गंगा जल लेकर आ गए वहां जहां मोदी जी ने रैली की थी। देखिए दिनेश जी, ये भी हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज हिंदू धर्म को लेकर के, हिंदुत्व को लेकर के, हिंदू धर्मिता को लेकर के एक होड़ मची हुई है, एक प्रतिस्पर्धा है कि ज्यादा हिंदू कौन है। और इस बीच में क्या होता है कि जो असली मुद्दा है, विकास किसके लिए हो, ये छूट जाता है। असम हो या बंगाल हो, हम दोनों प्रदेशों की स्थिति जानते हैं कि इलीगल माइग्रेशन किस तरीके से कब कहां हुआ है। इस चुनाव में अगर ये सवाल पूछा जा रहा है, और अगर नहीं पूछा जा रहा है तो पूछा जाना चाहिए कि हम किसके डेवलपमेंट के लिए बात कर रहे हैं। जो लोग अपने आप को आज अचानक से, जिनका हृदय परिवर्तन हो गया है और हिंदू धर्मिता की ओर उन्मुख हो चुके हैं, उनसे तो अवश्य पूछा जाना चाहिए। ओवरनाइट किसके दिल में हिंदू प्रेम जागा है? एक क्योंकि सुधांशु जी कुछ कहने का इशारा कर रहे हैं। सुधांशु जी, वक्त तो बिल्कुल नहीं है मेरे पास, लेकिन सिर्फ आपके इशारे के चलते आपके पास आ रहा हूं, संक्षेप में बात कहिएगा। एक ही लाइन में शुभ्रास्ता ने जो कहा उसी में मैं ऐड करना चाहता हूं। एक ही पंक्ति में इन्होंने गंगा जी की बात कही, तो पुराना फिल्म आपको याद होगा कि राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते, और अब वो कैसे ठीक होगी, वो राम के ही नाम से पुनः गंगा पुनः पवित्र होगी। और आप देखिएगा बंगाल का चरित्र भी, बंगाल की संस्कृति अपने तरीके से चीजों का इंटरप्रिटेशन हो रहा है। निर्मल बनकर आगे गंगा जल लेकर तृणमूल कांग्रेस के समर्थक वहां पहुंच गए। वैसे गंगा जल की आवश्यकता पड़ती किसको है और कब पड़ती है? पूजनीय तो गंगा जल हमेशा है, लेकिन गंगा जल ऐन कब चाहिए होता है? इस सवाल के साथ मैं फिलहाल इस अड़ी को यहां विश्राम देता हूं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।